स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। माय नेम इज महक सिंगला, असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज चमुकला कुरुक्षेत्र। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आज हम पढ़ने वाले हैं बुक बिल्डिंग, कंसेप्ट्स एंड प्रोसेसेस, इश्यू ऑफ राइट शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बुक बिल्डिंग, कंसेप्ट्स एंड प्रोसेसेस। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले पब्लिक इशू, जब कंपनी पब्लिक इशू के लिए जाती है, दैट इज कंपनी पब्लिक में शेयर्स को सेल करती है, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक इशू। पब्लिक इशू दो टाइप से हो सकता है। फर्स्ट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है? कंपनी जब स्टार्ट होती है या कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स पब्लिक को सेल करती है, अपने शेयर्स मार्केट में सेल करती है, दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब पब्लिक को शेयर सेल करने के भी दो तरीके हो सकते हैं, दैट इज फर्स्ट इज फिक्स प्राइस मेथड एंड सेकंड इज बुक बिल्डिंग प्रोसेस। फिक्स प्राइस मेथड में आपका जो मार्केट में जब कंपनी शेयर को सेल करती है, उसमें आपका प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ शेयर्स ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होता है। शेयर इशू करने से पहले उसका प्राइस भी डिसाइड होगा और उसकी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स भी डिसाइडेड होंगे। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, कंपनी अपने 1 लाख शेयर सेल करना चाहती है एट द प्राइस ऑफ ₹10, दैट इज द ₹10 प्राइस। कंपनी ने ऑटोमेटिकली एस्टिमेट लगा के कि इतने डिमांड होगी, इतनी सप्लाई होगी, उसके बेसिस पे उसने अपने आप ही ₹10 का शेयर सेल कर दिया है। बट जबकि बुक बिल्डिंग प्रोसेस आपकी इसकी कंप्लीट अपोजिट होती है। इसमें ये एक प्रोसेस ही है जहां पे आप प्राइस को डिस्कवर करते हो, दैट इज आपके शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए। एंड प्राइस डिस्कवर किसके बेसिस पे होता है? आपका डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। तो फिक्स प्राइस मेथड के अपने कुछ डिसएडवांटेजेस रहे, जिसकी वजह से हमें बुक बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ा, उसके एक मैकेनिज्म स्टार्ट करना पड़ा। तो जो फिक्स प्राइस मेथड है उसके डिसएडवांटेजेस आपके लिए क्या थे? फॉर एग्जांपल, जब आप प्राइस को प्री डिसाइडेड करते हो तो वो प्राइस आपका ओवर प्राइस भी हो सकता है, अंडर प्राइस भी रह जा सकता है और सेम प्राइस भी, बिकॉज आपको नहीं पता कि कितनी डिमांड आने वाली है शेयर्स की और कितनी डिमांड नहीं आने वाली है शेयर्स की। क्या पता वो अंडर सब्सक्राइब्ड हो जाए, यानी आपने 10,000 शेयर मंगवाए हैं, सिर्फ आपके 8,000 शेयर इशू हो। क्या पता आपके ओवर सब्सक्राइब हो जाए और क्या पता फुल्ली सब्सक्राइब हो जाए। तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में, जैसे कि हमारे सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 90% सब्सक्रिप्शन मिनिमम रिक्वायर्ड होती है, बट वो कई बार पूरी नहीं हो पाती थी और कंपनीज को वो प्रोसेस दोबारा से पूरी की पूरी स्टार्ट करनी पड़ती थी। इसी कारण फिक्स प्राइस मेथड काफी ज्यादा कंपनी के लिए डिसएडवांटेजेस रहता था काफी सिचुएशंस में। तो बिग बुक बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई। उसके अलावा हमारे पास फॉलो पब्लिक ऑफर है। फॉलो पब्लिक ऑफर कुछ भी नहीं है, जस्ट आप कंपनी जब फर्स्ट टाइम शेयर्स को इशू करते हो, उसके बाद जब भी शेयर्स इशू करती है, जब भी सिक्योरिटीज इशू करते हैं, उसे हम फॉलो पब्लिक ऑफर कहते हैं। फॉलो पब्लिक ऑफर को भी आप दोनों तरीके से इशू कर सकते हो, फिक्स प्राइस मेथड एंड बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो आइए हम डिटेल में पढ़ते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस को। डिटेल में इसका सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। सेबी गाइडलाइंस, आप सबको पता है कि सेबी हमारा एक प्रोटेक्टर है, सेबी एक्ट भी है एंड सेबी हमारी पूरी कंपनी को फॉलो अप भी करता है। तो उसमें उसने बुक बिल्डिंग को डिफाइन किया कि एक ऐसी प्रोसेस, अ प्रोसेस अंडरटेकन बाय विच अ डिमांड फॉर द सिक्योरिटीज प्रपोज्ड टू बी इशूड बाय बॉडी कॉर्पोरेट, दैट इज एक ऐसी प्रक्रिया की जानी जिसके द्वारा एक कंपनी के द्वारा एक ऐसी प्रक्रिया की जानी जहां पे डिमांड सिक्योरिटीज की क्रिएट की जाती है बाय पब्लिक, बट वाई टू डिटरमाइन द प्राइस एंड द क्वांटम ऑफ सिक्योरिटीज एंड द क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटीज की कितनी क्वांटिटी सिक्योरिटीज की बेचनी चाहिए एंड किस प्राइस पे बेचनी चाहिए। तो किस तरीके के इशू होंगे आपको पता है? बाय नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, डॉक्यूमेंट। तो सभी के सभी डॉक्यूमेंट, सर्कुलर, मेमोरेंडम ऑफ इंफॉर्मेशन दी जाती है, ऑफर डॉक्यूमेंट दिया जाता है। सो इन क्रक्स बुक बिल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस है। मार्केटिंग, आप सब जानते हो मार्केटिंग क्या होता है? अपने प्रोडक्ट को सेल करना। तो ये भी एक तरीके की मार्केटिंग प्रोसेस है जहां पे इक्विटी शेयर्स को ऑफर किया जाता है मार्केट में। बट
एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे साइंस को भी मिक्स किया गया है, दैट इज अ साइंटिफिक मेथड, जिसमें एक प्राइस आपका निकलता है, कंसेंसस प्राइस निकलता है, जहां पे किसके बेसिस पे, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। यानी फॉर एग्जांपल आपके मार्केट में डिमांड है 10,000 शेयर्स की और आप बेच रहे हो 5,000 शेयर्स की, तो अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा है तो लोग क्या करेंगे, पब्लिक क्या करेगी, उसको ज्यादा ज्यादा प्राइस पे भी शेयर को खरीदने के लिए रेडी होगी। बट फॉर एग्जांपल आपने सप्लाई करके 5,000 शेयर्स की, डिमांड क्या है, ओनली 4,000 शेयर्स की, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि आपकी प्राइस क्या होगा, डाउन होगा। जो आपने प्राइस डिफाइन किया होगा उससे भी कम प्राइस पे पब्लिक खरीदने को तैयार होगी, यानी कम प्राइस देने को तैयार, क्योंकि डिमांड ही नहीं है उस कंपनी की, में भी रेपुटेशन की वजह से, में भी किसी और रीजन की वजह से। तो डिमांड एंड सप्लाई को मैच करके हम क्या करते हैं, प्राइस की डिस्कवरी करते हैं। अब प्राइस की डिस्कवरी करते हैं तो इसको हम, इसीलिए हम प्राइस डिस्कवरी मेथड भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एग्जाम्पल दूं, अ कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करना चाहती है वो, ठीक है, उसने बेसिक प्राइस रखा है आपका 15 रुपए। मार्केट में उस कंपनी की अच्छी रेपुटेशन है, मार्केट में अच्छा इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जिसकी वजह से उनकी शेयर्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, और डिमांड बढ़ गई तो 25,000 शेयर्स, जिसके कारण प्राइस 20 रुपीज पर शेयर पर भी लोग लेने को रेडी हैं। तो उसे इसी कारण वो शेयर आपका 20 रुपीज पर शेयर पे भी बिक सकता है। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे दिक्कत आती है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या रखते हैं, प्राइस रेंज रखते हैं। प्राइस रेंज क्या होती है कि अगर हम मार्केट में प्राइस रेंज ना रखें तो मे भी कुछ लोग इस चीज का फायदा उठाने के लिए मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा अप कर दें, या कंपनी इनसाइडर ट्रेडिंग के द्वारा प्राइस बहुत ज्यादा अप करवा दे, डिमांड को बहुत ज्यादा अप करवा दे, और अपना शेयर 15 रुपए वाला शेयर क्या पता 100 रुपए में बिकवा दे। तो इससे डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन भी होती है, इसीलिए कंपनी को प्राइस रेंज रखनी होती है, प्राइस रेंज रखनी होती है, दैट इज हम उसे बोलते हैं फ्लोर प्राइस एंड कैप प्राइस। फ्लोर प्राइस क्या होता है, आपका बेसिक प्राइस, जिससे नीचे आपके शेयर, जिसके नीचे आपसे शेयर डिमांड नहीं किया जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल आपका 10 रुपए है, आपने क्या रखा, फ्लोर प्राइस 10 रुपए। अगर 10 रुपए से नीचे कोई शेयर मांगता है, यानी 9 रुपए में कोई शेयर मांगता है, तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं की जाएगी। इसी तरीके से कैप प्राइस होता है मैक्सिमम प्राइस, जिससे ऊपर एक जिससे ऊपर पब्लिक आपके शेयर को सब्सक्राइब नहीं कर सकती, दैट इज फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज, तो उसे बोलते हैं हम कैप प्राइस। तो यानी प्राइस रेंज क्या हुई, 10 से लेके 20 रुपए तक के बीच में कितने रुपए तक की भी बिडिंग लगा सकती है पब्लिक, चाहे वो डिमांड के बेसिस पे 11 रुपए में खरीदना चाहे, चाहे वो डिमांड के बेसिस पे 12 रुपए में खरीदना चाहे, चाहे वो डिमांड के बेसिस पे 13 रुपए में खरीदना चाहे, तो उसे हम बोलते हैं प्राइस रेंज या प्राइस बैंड, जिसमें आप फ्लोर प्राइस डिसाइड करते हो एंड आप क्या डिसाइड करते हो, कैप प्राइस डिसाइड करते हो। बट यहाँ पे आपकी एक कंडीशन भी है, जो आपका बैंड है, आपने जो भी फ्लोर प्राइस डिसाइड किया है उसके 20% से ऊपर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल 10 है तो 10 का 20% क्या होगा, 2, यानी 10 से 12 रुपए के बीच में ही आप शेयर को मार्केट में उतार सकते हो। तो उसे हम बोलते हैं प्राइस बैंड। रोल डिमांड एंड सप्लाई आपका क्या रहेगा कि जो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे आपका प्राइस डिसाइड होता है, उसी के थ्रू आपका कट ऑफ प्राइस निकलता है। कट ऑफ प्राइस कैसे निकलता है वो मैं आपको विद एग्जांपल समझाऊंगी। उसके अलावा इसमें एक बुक रनिंग लीडिंग मैनेजर्स होता है। अब आप ये सोचोगे कि ये इतनी सारी प्रोसेस है, यानी एक तरीके से नीलामी की जा रही है, जैसे कि आप बिडिंग, आपने काफी सारी बिडिंग देखी होंगी, नीलामी देखी होंगी, टीवी चैनल्स पे देखी होंगी और काफी अदर चैनल्स पे देखी होंगी, या फिर किसी ने
असली में भी नीलामी देखी होगी अपने आसपास। तो जैसे एक घर की बोली लगती है या किसी पर्टिकुलर जगह की बोली लगती है, इसी तरीके से यहाँ पे शेयर्स की बोली लग रही है। हमने क्वांटिटी बता दी है, हमने प्राइस बैंड बता दिया है, उसके बेसिस पे अब ये सब काम करता कौन है, क्या कंपनी करती है? अगर हम कंपनी पे सारा काम छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं सेबी को डर होता है कि कंपनी अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ बीच में गड़बड़ियां करेगी। इसीलिए यहाँ पे आपकी कंपनी क्या करती है, कंपनी एक लीड मैनेजर अपॉइंट करती है, उसे बोलते हैं हम बुक रनिंग लीड मैनेजर, जो इस सारी प्रोसेस को देखता है। इसे हम मर्चेंट बैंकर भी कहते हैं मैनी टाइम्स, और ये एक अंडर राइटर का भी काम करता है। कंपनीज के साथ साथ आपको पता ही है, जब शेयर इशू करती है तो जब भी कंपनी बुक बिल्डिंग प्रोसेस करेगी, वो कौन से टाइप का प्रोस्पेक्टस इशू करेगी? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, नॉट सिंपल प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्यों? क्योंकि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आपका प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ शेयर्स नहीं बताया होता। कंपनी के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल प्रोवाइड की जाएगी, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, शेयर कब इशू हो रहे हैं, किस टाइम हो रहा है, कब तक ऑफर टाइम पीरियड रहेगा, सब कुछ बताया जाएगा। एक्सेप्ट आपका व्हाट इज द प्राइस ऑफ शेयर्स क्या रहने वाला है, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स क्या रहने वाली है, वो चीजें डिस्क्लोज नहीं की जाती। क्यों? बिकॉज बिडिंग होनी है। अगर लोगों को पहले ही पता चल जाएगा 10,000 शेयर्स है तो कितने पे भी कर सकते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे क्वांटिटी एंड प्राइस डिसाइड होता है ऑन द बिडिंग डेट। सो तो ये थी आपकी कुछ छोटी छोटी टर्म्स जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस में हमारी यूज होती हैं। अब हम डिटेल में देखते हैं बुक बिल्डिंग की प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको, अपॉइंट मर्चेंट बैंकर एज बुक रनर। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, बुक रनर को अपॉइंट करती है। फिर वो क्या करेगी कि कितने शेयर्स इशू किए जाने हैं और उसका प्राइस बैंड क्या रहेगा, यानी प्राइस रेंज क्या रहेगी, जिसमें वो फ्लोर प्राइस भी डिसाइड करेगी एंड कैप प्राइस भी। अब आप कहोगे प्राइस बैंड मैम किस किस बेसिस पे डिसाइड किया जाए? उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं राजे, जैसे कि आपकी कंपनी की इमेज क्या है मार्केट में, कंपनी ने पास में जितनी बार शेयर इशू किए हैं उनका क्या प्रोसेस रहा है, उनकी क्या प्राइस बैंड रही है, कितनी डिमांड रही है पास में, कितने सप्लाई रही है, और भी अदर फैक्टर्स के बेसिस पे वो प्राइस बैंड डिसाइड किया जाता है। कंपटीशन कितना है मार्केट में, इकोनॉमिक कंडीशंस कितने हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स को देख के प्राइस बैंड इशू किया जाता है। उसके बाद हम सिंडिकेट मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। आपके सिंडिकेट मेंबर्स कौन होते हैं? जो इन सब प्रोसेसेस को देखते हैं। डिफरेंट बैंक्स होते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इस प्रोसेस को भली भांति देखते हैं। एंड अवेयरनेस कैंपेन भी एक, ऑफ कोर्स आपको बिडिंग करनी है तो अवेयरनेस आपके वेरियस, जैसे कि आपने सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन में भी देखा था, उसमें आपकी जितने भी अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट किए जाते हैं, आपके नोटिस निकाले जाते हैं, न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स दी जाती है, ठीक है। और एक प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है, इशू किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहा था, और हम इनने इसे बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्यों कहा? क्योंकि हम एक बुक मेंटेन करते हैं। अब आपके पास एक पब्लिक नहीं आने वाली, आपके पास एक पर्सन नहीं आने वाला, आपके पास डिफरेंट पर्सन आने वाले हैं, वेरियस टाइप ऑफ पर्सन आने वाले हैं जो अपनी अपनी डिमांड रखेंगे अपने अपने अकॉर्डिंग। तो आप इसके लिए पूरी एक बुक मेंटेन करते हो, और बुक मेंटेन करते करते, उस बुक को बिल्ड करते करते आप शेयर का प्राइस डिटरमाइन करते हो थ्रू साइंटिफिक मेथड। That is why it is called as book building process. बुक को बिल्ड करते करते हम एक प्रोसेस के थ्रू, बिडिंग के थ्रू हम प्राइस की डिस्कवरी करते हैं शेयर की, कि किस प्राइस पे हमें मार्केट में शेयर बेचना चाहिए। उन बिड्स को इवेलुएट किया जाता है और फाइनली प्राइस, कट ऑफ प्राइस डिसाइड हो जाता है कि फॉर एग्जांपल 10 से 20 की प्राइस रेंज थी, तो 10 से 20 की प्राइस रेंज में 15 रुपए डिसाइड हुआ कि हम कितने रुपए में मार्केट में शेयर बेचेंगे, 15 रुपए में। और फाइनली आप उन शेयर्स को क्या कर देते हो, एलोकेट कर देते हो, तो जो उस बिड को लगा पाए, और जो उस बिड को नहीं लगा पाए उनको आप नहीं सेल करते। उससे पहले सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग
मैं आपको एग्जांपल कराने से पहले कुछ जरूरी प्रोसेस बताना चाहती हूँ, दैट इज सेबी गाइडलाइंस 2000 के अकॉर्डिंग शेयर दो मैनर्स में इशू हो सकते हैं। फर्स्ट इज 100% ऑफ द नेट ऑफर टू पब्लिक थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। सो इसमें हम 100% जितना भी होता है 100 का 100% हम 100 का 100% हम 100 का 100% जो हमने नेट ऑफर किया है वो पब्लिक को बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू देते हैं। बट सेकंड में हम 75% जो होता है नेट ऑफर का वो बुक बिल्डिंग के द्वारा दिया जाता है, और 25% जो हमने खुद प्राइस डिटरमाइन कर रखा है उसके द्वारा हम ऑफर करते हैं। 75% नेट ऑफर एंड प्राइस डिटरमाइन, ऑलरेडी कितना प्राइस डिटरमाइन किया गया। सो अब हम एग्जांपल करते हैं कि प्राइस एक्चुअली में डिटरमाइन कैसे होता है। अब देखिए प्राइस बैंड आपका 50 टू 55, 50 टू 55 यानी 50 से लेके 55 के बीच लोग क्या कर सकते हैं, बिडिंग कर सकते हैं। हमने उन्हें बता दिया कि 10,000 शेयर्स हैं जो इशू किए जाने हैं। 10,000 शेयर्स हैं तो सबसे पहला बिडर आया, उसने 2,000 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया। कितने प्राइस पे, 55 पे। बट हमें कितने चाहिए, 10,000 शेयर्स। उसने कितने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया, ओनली 2,000। फिर सेकंड नंबर पे हमने देखा कि एक नंबर ऑफ शेयर होल्डर आया, 1200 शेयर्स उसने सब्सक्राइब करने हैं 54 रुपए के प्राइस पे। बट अभी भी हम देखें ओनली 1200, अगर पिछले वाले को भी मिलाएं तो हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2000 प्लस 1200 दैट इज 3200। अभी भी हमें कौन से मार्क पे पहुंचना है, 10,000। अगेन फिर हम नेक्स्ट बिडिंग देखेंगे। नेक्स्ट बिडिंग में 1800 शेयर सब्सक्राइब की गई 53 के प्राइस पे, तो टोटल कितने हो गए 5000। फिर अगेन देखेंगे तो हमने देखा कि 3000 शेयर्स 52 के प्राइस पे सब्सक्राइब किए गए, टोटल शेयर्स कितने हुए यहाँ पे 8000। फिर हम दोबारा देखेंगे बिकॉज अभी हमारे 10,000 शेयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। 2,000 शेयर्स किस प्राइस पे किए गए, 51 पे, तो टोटल शेयर्स कितनों के 10,000। यानी हमारी यहाँ पे मैक्सिमम रीच पहुंच चुकी है, 10,000 शेयर्स सब्सक्राइब हो चुके हैं। तो हमारा प्राइस क्या डिसाइड होगा राजे, 51। यानी हमने वो कट ऑफ प्राइस लेना है जहां पे हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कंप्लीट होते हैं, दैट इज 51 शेयर्स पे हम क्या करेंगे, कट ऑफ प्राइस होगा 51 रुपीज पे। हम सभी शेयर होल्डर्स को क्या देंगे, शेयर्स। लास्ट वाला आपका जो 2500 शेयर होल्डर्स वाला, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इसके 2500, जिसने 50 है पेमेंट, इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। और ऊपर वाले जितने भी शेयर होल्डर्स है सभी को शेयर्स इशू कर देंगे, बट एट विच प्राइस, 55 या 51, 54 या 51, 53 या 51, या 52 या 51। हमारा कट ऑफ प्राइस क्या है यहाँ पे 51। तो हम जितने भी शेयर होल्डर्स है, चाहे वो 2000 वाला है, चाहे वो 1200 वाला है, चाहे वो 1800 वाला, हम सभी को कितने रुपए में इशू करेंगे, 51 रुपीज पर शेयर। सो दिस इज हाउ एक डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे विद द हेल्प ऑफ प्राइस बैंड हम क्या है, कट ऑफ प्राइस करते हैं कि इस शेयर का प्राइस कितना होगा 51, एंड सभी शेयर होल्डर्स को कितने शेयर्स इशू होंगे 10,000। अच्छा ये तो था आपका सिर्फ फुली सब्सक्रिप्शन का केस। फुल सब्सक्रिप्शन है, आपकी ऐसे भी हो सकता है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस भी हो सकता है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में फॉर एग्जांपल राजे आप ये लगा लो, दो फिफ्थ एंट्री पे 2000 की बजाय 3500 होता, कितना होता 3500। तो आप कितने शेयर्स हो जाते हैं वहां तक के 11,500 शेयर्स। कितने शेयर होते हैं 11,500 शेयर्स, जबकि आपको कितने शेयर इशू करने हैं 10,000। तो आप क्या करते हैं, अपनी कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्रो राटा अलॉटमेंट करते। डिपेंड करता है आप किन शेयर्स को देना चाहते हो, किन को नहीं देना चाहते हो, वो डिपेंड करेगा। और ओड लोड्स भी हो सकते हैं, वो वेरियस फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। बट वहां पे आप प्रो राटा अलॉटमेंट करते हो या फिर किसी के पैसे भी वापस कर सकते हो। सो दिस इज हाउ एक बुक बिल्डिंग प्रोसेस की जाती है। इसके अपने इसके अपने एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, सबसे पहली बात
फास्ट प्रोसेस है क्योंकि आपके फंड्स तभी के तभी कलेक्ट हो जाते हैं और पर्टिकुलर डे और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपके पैसे कलेक्ट हो जाते हैं। रियलिस्टिक मेथड है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, तो आपका एक्चुअल प्राइस आपको आप ले पाते हो और इशू का फेलियर का रिस्क कम रहता है इस प्रोसेस के थ्रू, बहुत ही कम रहता है। जनरली आपकी फुल्ली सब्सक्रिप्शन मिलेगी या फिर आपकी ओवर सब्सक्रिप्शन। हाँ, कुछ कंपनीज अगर ऐसी हैं जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी नहीं था फिर भी उन्होंने सब्सक्राइब किया, तो उस केस में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट अदरवाइज ये आपके लिए काफी अच्छी प्रोसेस रहती है। हाँ, बुक बिल्डिंग की लिमिटेशन ये है कि अगर कंपनी बहुत छोटी है और वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के लिए जाए तो उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उसकी एक अच्छी रेपुटेशन नहीं होगी। तो मेगा इश्यूज रेपुटेटेड और वेल नोन कंपनीज के लिए ज्यादा बेटर रहती है प्रोसेस। अदरवाइज बुक बिल्डिंग प्रोसेस इज मच मच बेटर देन फिक्स प्राइस मेथड। सो हमने जो बुक बिल्डिंग में किया, व्हाट इज बुक बिल्डिंग, बुक बिल्डिंग क्या होती है, बुक बिल्डिंग की प्रोसेस क्या होती है, व्हाट इज द प्राइस बैंड, फ्लोर प्राइस एंड कैप प्राइस क्या होता है, हाउ कट ऑफ प्राइस इज बीइंग डिटरमाइंड। नाउ आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि बुक बिल्डिंग क्या होती है। इसी के साथ हम एक छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं, इश्यू ऑफ राइट शेयर्स। ये टॉपिक आप अपने 10+2 क्लास से भी करते आए हो, राइट शेयर्स। तो राइट शेयर्स सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंडर आता है। 62 सबसेक्शन 1 एंड क्लोज ए के अंडर आता है। तो हमारा ये 62 कंपनीज एक्ट के अंडर एंड प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स 2014 के अंडर आता है। बेसिकली क्या होता है, राइट शेयर्स, राइट इशू ऑफ राइट शेयर्स। राइट शेयर्स का मतलब ये है कि राइट दैट इज अधिकार। तो जब एक कंपनी सेकंड टाइम और थर्ड टाइम, फर्स्ट टाइम के बाद जब भी शेयर इशू करने जाती है, सिक्योरिटीज इशू करने जाती है, उस टाइम पे जो उसके खुद के पहले शेयर्स होते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, कहीं ना कहीं दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। एंड उन ओनर्स का फर्स्ट राइट बनता है कि जब भी कंपनी सेकेंड टाइम कैपिटल सब्सक्रिप्शन के लिए जाए, उनसे पहले पूछा जाए क्या आप हमारी कंपनी के, क्या आप अपनी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं। अगर वो ना करते हैं फिर वो दूसरी पब्लिक के पास जाए। ये तो कहावत है ये कि पहले आप अपनों से पूछो फिर दूसरों के पास जाओ। तो उसी के बेसिस पे कंपनीज एक्ट के अंडर इशू ऑफ राइट शेयर्स लाया गया, जिसमें कंपनी एक फॉर्मल इनविटेशन देती है अंडर सेक्शन 62 के अंडर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि क्या आप नए शेयर्स को खरीदना चाहते हैं या नहीं। हाँ, अब कौन कितने शेयर्स खरीद सकता है उसका एक डिमांड, एक वो होता है कि जितने उनके पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग है, किसी के पास अगर 20% शेयर्स हैं तो 20% शेयर खरीद सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास 5,000 शेयर्स हैं, किसी के पास 10,000 शेयर्स हैं, किसी के पास 15,000 शेयर्स हैं। टोटल शेयर्स कितने हो गए, 30,000। ठीक है, और कंपनी कितने शेयर्स इशू करने जा रही है, 15,000 शेयर्स। तो उसी के प्रोपोर्शन में, यानी फर्स्ट मेंबर 2500 शेयर्स, सेकंड 5,000 एंड थर्ड मेंबर 7500 शेयर्स। यानी जितना प्रोपोर्शन है, जितनी रेशो है अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स के, उसी के रेशो में एडिशनल शेयर्स खरीद सकता है। दैट इज उसका राइट पहला है। इसीलिए हम इसे वन प्री एम्प्टिव राइट भी बोलते हैं कि पहला हक, फर्स्ट प्री एम्प्टिव राइट। एक हक तो किसका बनता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का। प्रोसीजर क्या रहती है इसकी, अंडर सेक्शन 62 के अंडर आता है ये प्रोपोर्शन ऑफ, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग हम सेल करते हैं। हर एक मेंबर का राइट होता है, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, डिक्लाइन भी कर सकता है और रीनाउंस भी कर सकता है। तीन चीजों का राइट मिलता है उसके पास। फर्स्ट इज एक्सेप्ट, कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। सेकंड है डिक्लाइन, वो उसको मना कर दे। थर्ड है रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब है कि वो दोबारा से अनाउंस कर सकता है कि मुझे कुछ वक्त का टाइम चाहिए, या मैं आगे शेयर को बेचना चाहता हूँ या किसी को और को खरीदवाना चाहता हूँ। बट आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है रिनाउंस के लिए समटाइम्स रेस्ट्रिक्ट भी करता है और समटाइम्स नहीं भी करता, डिपेंड्स ऑन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
ऑफर किसके द्वारा प्लेस किया जाएगा? लेटर ऑफ ऑफर। अब लेटर ऑफ ऑफर से पहले आपकी स्पेशल मीटिंग करवाई जाती है। स्पेशल मीटिंग एंड स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू ही ये प्रोसेस की जाती है। नॉट अ सिंपल। स्पेशल मीटिंग के द्वारा डायरेक्टर्स विद द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं जिसमें एक लेटर ऑफ ऑफर बनाया जाता है। उस लेटर ऑफ ऑफर को सभी शेयर होल्डर्स के पास रजिस्टर पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मोड जो भी फिजिबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोरोना टाइम है तो कोरोना टाइम में आपके पास रजिस्टर और स्पीड पोस्ट पॉसिबल नहीं है तो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय ईमेल और बाय अदर वे आप सभी शेयर होल्डर तक क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। बाय इवन न्यूज़पेपर में भी आप एडवर्टीजमेंट देते हो उसके। तो लेटर ऑफ ऑफर में होता क्या क्या है? सबसे पहली बात, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। टाइम पीरियड क्या रहेगा? मिनिमम 15 डेज एंड मैक्सिमम 30 डेज। यानी वो ऑफर उनके लिए कब तक खुला रहेगा? कम से कम 15 दिन के लिए और मैक्सिमम सिर्फ 30 दिन के लिए वो ऑफर उनके लिए खुला रहेगा। बट प्राइवेट कंपनी के केस में अगर 90% मेंबर्स यानी कंपनी के जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है 90% मेंबर्स एग्री कर जाते हैं कि टाइम लिमिट को रिड्यूस किया जाए, तो आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी में तो प्राइवेट मेंबर्स हैं, उनकी चलनी है, तो वो अपने अकॉर्डिंग टाइम को अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो अगर 90% मेंबर्स मान जाते हैं कि टाइम लिमिट को 15 दिन से भी कम किया जाए तो वो कर सकते हैं, 30 से भी कम किया जाए तो वो कर सकते हैं। बट पब्लिक कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। ऑल्सो अगर उन शेयर्स को टाइम लिमिट में नहीं सब्सक्राइब किया यानी 30 दिन के अंदर अंदर किसी शेयर ने हाँ या ना नहीं की, किसी भी शेयर होल्डर ने हाँ या ना, तो हम उसको क्या मान लेंगे? ना ही मान लिए जाएंगे और दूसरों के पास, एवरीवन के पास, एवरीवन अदर शेयर होल्डर्स के पास वो ऑफर चला जाएगा। और जो शेयर्स अनसब्सक्राइब हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हमने राइट इशू किया, राइट इशू के टाइम आधे शेयर होल्डर्स ने सब्सक्राइब किया, आधे ने नहीं किया, तो बाकी शेयर्स को क्या किया जाता है? डिस्पोज कर दिया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, ताकि अदर शेयर होल्डर्स के लिए वो डिसएडवांटेजेस ना रहे। तो दिस इज हाउ राइट इशू ऑफ शेयर्स होता है। इसके क्या बेनिफिट्स रहते हैं? प्रेफरेंशियल राइट्स यानी एग्जिस्टिंग होल्डर्स को नए शेयर होल्डर्स के मुकाबले पहला राइट मिलता है। इससे कंपनी की इमेज इंप्रूव होती है कि वो अपने ओनर्स का ध्यान रखती है, अपने शेयर होल्डर्स का ध्यान रखती है। एक्सपेंसेस कम होते हैं क्योंकि आपको उनको ज्यादा समझाना नहीं पड़ता, ज्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं देनी पड़ती, आपका विद इन कंपनी ही आपके शेयर्स हो जाते हैं। और सर्टेनिटी ज्यादा होती है कि आपके शेयर होल्डर्स, आपको पता है कि वो शेयर्स को सब्सक्राइब करेंगे या नहीं, शेयर्स को खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, तो इसके बेनिफिट्स काफी रहते हैं। नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट राजा इसका कोई भी डिफरेंट नहीं होता है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम रहता है जैसे कि हम कोई भी पब्लिक इशू का ट्रीटमेंट करते हैं। नॉर्मल जैसे कि हमने शेयर इशू किए हैं तो शेयर एप्लीकेशन एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो सिंपल सेम प्रोसीजर रहेगा, जर्नल एंट्री सेम रहेंगी जिस तरीके से रहती हैं। हाँ, जैसे कि उसमें फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल होती है, इसी तरीके से राइट इशू में भी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल हो सकती है, नॉट अ बिग डील। सो ये था हमारा इशू ऑफ राइट शेयर्स। हम बुक बिल्डिंग कर चुके हैं, इशू ऑफ राइट शेयर्स कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक क्या रह जाए आपका? बाय बैक ऑफ शेयर्स अंडर सेक्शन 68। अंडर सेक्शन 68 में हम बायबैक ऑफ शेयर्स पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। जो बायबैक का मतलब ही क्या कि अपने शेयर्स को वापस खरीद लो, यानी कंपनी अपने ही शेयर्स को मार्केट में से रीपरचेज कर लेती है ड्यू टू मैनी रीजंस। सबसे पहली बात, रीपरचेज करने के लिए आप सबको पता है कंपनी को किसकी जरूरत है? कैश की। तो जब जब कंपनी पर सफिशिएंट कैश रिसोर्सेज होते हैं तब तब वो, अगर उसे लगता है कि अपनी कंपनी में शेयर होल्डिंग कम करनी है, रिड्यूस करनी है, तो वो मार्केट में जाके अपने शेयर्स खरीद लेती है। बट आपको पता है कंपनी के दो आर्टिकल्स मेन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आपका ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के ऑथराइज करवाओगे। इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन भी
पास करना पड़ेगा, जिसमें आपका मैक्सिमम आप कितना बायबैक कर सकते हो। आप ये नहीं है कि सब पूरा का पूरा ही बायबैक कर लो और आप अपनी कंपनी की कैपिटल जीरो दिखा दो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कंपनी मार्केट में एक्सप्लॉइट करेगी, जब उसे लगेगा कि डिमांड कम है, मार्केट डाउन जा रही है, वो क्या करेगी, बायबैक कर लेगी, उसको तो फायदा होगा उस पे। बट नहीं, कंपनी मैक्सिमम जिसकी जो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स होते हैं उसका टोटल मैक्सिमम 25% ही बायबैक कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। और पूरे 365 दिन में सिर्फ एक ही बार बायोबैक हो सकता है। 365 दिन का मतलब नॉट अ फाइनेंशियल ईयर, नॉट अ काउंटिंग ईयर। अगर आपने आज फॉर एग्जांपल, आज क्या तारीख है, आज क्या तारीख है, 10 जुलाई, तो 10 जुलाई से लेके नेक्स्ट, अगर आपने आज बाय बैक किया तो 10 जुलाई से लेके नेक्स्ट 10 जुलाई तक 365 दिन के अंदर अंदर वो कंपनी दोबारा बाय बैक नहीं कर सकती। कंपनी को इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रेशो ऑफ डेप्ट्स है, यानी डिवेंचर्स आपके, अदर लोन्स हैं, उनकी कैपिटल के मुकाबले, कैपिटल क्या होती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल, वो आपकी लेस देन ट्वाइस होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 20 लाख कैपिटल है तो आपकी डिबेंचर्स, आपकी लोन अमाउंट 40 लाख से कम कम का होना चाहिए। आपकी ये प्रोसेस है कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ्स हो जानी चाहिए। बाय जब आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया उसके 12 महीने के अंदर अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जानी चाहिए। प्लस आपको जो शेयर्स आपने बायबैक किए हैं, जब आपने बायबैक प्रोसेस आपकी कंप्लीट होगी उसके विद इन 7 डेज वो डिस्ट्रॉय कर देने हैं, वो खत्म ही कर देने हैं शेयर्स। सो ये थी आपकी बायबैक ऑफ शेयर क्या होता है, उसके रिलेटेड कुछ कंडीशंस। बायबैक के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे हम बायबैक कर सकते हैं। पहला है, सबसे पहला फ्री रिजर्व्स। आप शेयर होल्डर्स को कह सकते हो और अपने फ्री रिजर्व्स को यूज करके बायबैक कर सकते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपका मेन रहता है जहां से आप कर सकते हो। प्लस अगर आपने मान लो नए शेयर इशू किए हैं, पुराने शेयर्स को आप बायबैक करना चाहते हो तो किसी और शेयर्स के प्रोसीड से आप बायबैक कर सकते हो। कुछ हमारी सेबी की गाइडलाइंस रहती हैं, बायबैक कब कब परमिशिबल होगा, किन किन के लिए। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, कि जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, जैसे कि हमने राइट इशू किया तो उनको प्रोपोर्शनेट शेयर में शेयर्स देते, उसी तरीके से हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, रेशो के बेसिस पे उनसे वापिस भी ले सकते हैं। ओपन मार्केट से ओड लोड होल्डर्स, जिनके पास ओड में शेयर्स है, फॉर एग्जांपल 99 शेयर्स, 101 शेयर्स, या फिर एम्प्लॉयज से, आपके एम्प्लॉयज से वापस ले सकते हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ती है आपको एटलीस्ट एक हिंदी न्यूज़पेपर एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर में। मैक्सिमम प्राइस आपका स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू डिसाइड होता है कि मैक्सिमम किस प्राइस पर आप बायबैक कर सकते हो। ऑफर आपका जिस तरीके से राइट इशू का रहता है इसी तरीके से 15 से 30 दिन के लिए ओपन रहता है। इसके लिए आपको एक एस्क्रो अकाउंट भी खोलना पड़ता है। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, जहां पे आपकी, आप जब तक आप पूरा बायबैक प्रोसेस नहीं करते, आप एक मनी उस अकाउंट में, एक नया अकाउंट बना के उसमें मनी रखते हो। उस मनी, उस जिस अकाउंट में मनी रखते हो उससे बोलते हैं एस्क्रो अकाउंट। इट मींस एन अकाउंट इन विच मनी इज रिटेन, मनी रखी जाती है कैप जब तक पूरी ड्यूटी नहीं होती। इट मे कंसिस्ट ऑफ नॉट ओनली कैश, कैश डिपॉजिटेड, कितना कैश डिपॉजिट करवाया हमने, बैंक ने गारंटी कितनी दी है, कुछ एक्सेप्टेबल सिक्योरिटीज, कोई सिक्योरिटीज हमने डिपॉजिट करवाई है उनकी, और या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। बेनिफिट्स क्या रहते हैं, ऑफ कोर्स आपका सरप्लस कैश, जब आपके पास, आपको पता है कि आपके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, बाय बैक कर सकते हो, जिससे आपकी शेयर होल्डिंग कैपिटलाइजेशन भी कम होगी और आपके शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट मिलेगा एंड आपकी कंपनी की इमेज और इम्प्रूव हो सकती है। आपका अर्निंग पर शेयर, जब मैंने कहा कि आपके शेयर होल्डर्स कम रह जाएंगे तो कम कम शेयर होल्डर्स में ज्यादा इनकम बन पाएगी, डिवाइड हो पाएगी, तो इससे ईपीएस बढ़ेगा, कंपनी की मार्केट इमेज सुधरेगी। इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या होता है, जो कंपनी की हिडन वैल्यू होती है, बेसिक वैल्यू होती है, वो
आपकी शेयर्स की इम्प्रूव होगी, शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो जाएगी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में भी आपको अचीव करोगे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है कि कंपनी अपनी कैपिटल को या रिड्यूस करती है या कैपिटल को बढ़ाती है, इंटरनली अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ठीक करती है। तो इस बायबैक प्रोसेस के थ्रू आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी करते हो और मार्केट में लिक्विडिटी भी लेके आते हो, बिकॉज आप मार्केट में पैसा वापस देते हो एंड कैपिटल स्ट्रक्चर रेशनलाइज कर सकते हो इस प्रोसेस के थ्रू। लास्ट आपका है अकाउंटिंग प्रोसीजर। अकाउंटिंग प्रोसीजर भी इसका सिंपल है, कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है, बस बायबैक की हमें यानी शेयर कैंसिलेशन की एंट्री करनी होती है। तो सबसे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट बेच के बायबैक कर रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ है, अगर आपको लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। और अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। डिफरेंस क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फॉर एग्जांपल आपने एक 5 लाख वाली इन्वेस्टमेंट 4 लाख में बेच दी, तो आपको 1 लाख का लॉस हो गया, तो वो किस में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर आपने 5 लाख वाली इन्वेस्टमेंट 6 लाख में बेच दी तो बैंक अकाउंट में कितने आ जाएंगे, 6 लाख। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कितने आ जाएंगे, 5 लाख। और कैपिटल रिजर्व में कितना आ जाएगा, 1 लाख। अगर आपने बायबैक शेयर इशू करके किया तो सबसे पहले शेयर इशू की एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल, और उस पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी मंगवाया तो सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री। मेन एंट्री हमारी कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स की, यानी हमें यहाँ पे क्या करना होता है, शेयर कैंसिल करने होते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, फ्री रिजर्व्स को डेबिट कर देंगे एंड टू शेयर होल्डर। फॉर एग्जांपल आपने कोई अकाउंट, आपने 10 रुपए वाला शेयर 11 रुपए में खरीदा है, तो 10 रुपए तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा, 1 रुपए हम कहां से लेंगे, फ्री रिजर्व से एंड टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। सो ये हमारी एंट्रीज रहेंगी। उसके अलावा अगर डिस्काउंट पे है तो हम कैपिटल रिजर्व को यूज कर लेंगे, ठीक है। और अगर फेस वैल्यू पे है तो हमारा ना ही कैपिटल रिजर्व आएगा ना ही कुछ आएगा, तो डिपेंड करता है। तो आपका बायबैक डिस्काउंट पे भी हो सकता है, फेस वैल्यू पे होता है। जो हमने ये थर्ड एंट्री किया ये किसकी किया, अगर बायबैक प्रीमियम पे है। बायबैक अगर डिस्काउंट पे हुआ तो हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे पैसा। बायबैक अगर फेस वैल्यू पे हो तो हम सिंपल एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर होल्डर टू बैंक अकाउंट। ये वही एंट्री होगी पेमेंट के इक्विटी शेयर होल्डर्स, फ्री रिजर्व्स टू। सो थैंक यू ऑल गाइस। Hello students, my name is Mehak Singla, Assistant Professor in Commerce in Government College, Jamukala, कुरुक्षेत्र। आज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक्स विल बी बुक बिल्डिंग कंसेप्ट, इशू ऑफ राइट शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स। बुक बिल्डिंग कंसेप्ट, बुक बिल्डिंग में जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, डिफाइन बुक बिल्डिंग, what steps are taken for issuing shares under book building process, also give its merits and demerits. So basically आपको इसमें डिस्कस करना है what is the definition of book building। हम बुक बिल्डिंग प्रोसेस करने के लिए वेरियस स्टेप्स क्या स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम अपॉइंटिंग अ मर्चेंट बैंकर टू अ फाइनल IPO। और इसकी मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, 75% बुक बिल्डिंग क्या होती है, 100% बुक बिल्डिंग क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ बुक बिल्डिंग, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो यहाँ पे आपको बुक बिल्डिंग का कंसेप्ट एंड एग्जाम्पल, यानी यहाँ पे आपको बेसिकली IPO का एग्जाम्पल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। सो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आपका क्या होता है, जब आप बुक बिल्डिंग करते हो, आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो जिसमें आप प्राइस आप रिवील नहीं करते हो शेयर्स का, एक अपर बैंड एंड लोअर बैंड देते हो IPO के लिए, दैट इज कॉल्ड एज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इशू ऑफ राइट शेयर्स।
इशू ऑफ राइट शेयर्स में एक्सप्लेन द मीनिंग, यूज एंड अकाउंटिंग फॉर राइट शेयर्स विच ऑल अकाउंटेंट शुड नो। सो आपको मीनिंग, व्हाट इज़ द यूज ऑफ राइट शेयर्स एंड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग यानी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी राइट शेयर्स की। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इशू ऑफ राइट शेयर्स एंड इशू ऑफ बोनस शेयर्स। सो राइट शेयर्स क्या होते हैं आपके एंड बोनस शेयर्स क्या होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस। बायबैक ऑफ शेयर्स, व्हाट इज मेंट बाय बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक क्या होता है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ बायबैक एंड द गाइडलाइंस इशूड बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन दिस रिस्पेक्ट। सो आपको इसमें सबसे पहले बायबैक की डेफिनेशन, कंडीशंस क्या रहेंगी बायबैक की, एंड व्हाट आर द गाइडलाइंस इशूड बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ बायबैक, बायबैक के वेरियस सोर्सेज क्या रहेंगे, एंड गिव द वेरियस जर्नल एंट्रीज फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स। Thank you. Next we will discuss in next video.